नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है ये जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम के काम करने के तरीके को समझते हैं। हमें इसे समझने के लिए इनमें प्रयोग होने वाले सभी पार्ट पुर्जों के बारे में जानना होगा। अगर हम इसके सभी पार्ट पुर्जों के बारे में अच्छी तरीक़ा से समझ लेंगे तो हमें इन दोनों सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने में आसानी होगी और इसे बिना किसी इंजीनियर के मदद के भी इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर हमारे पास थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज हो तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ यानी स्टार्ट करते हैं। ऑफ ग्रिड में प्रयोग होने वाले मशीनें ये हैं। पहला, सोलर फोटोवोल्टिक सेल यानी इसे सोलर पैनल भी कहा जाता है। दूसरा, सोलर चार्जर। तीसरा, सोलर बैटरी। चौथा, सोलर इन्वर्टर। पांचवा, डीसी वाई। छठा, एमसीबी और सातवां फ्यूज होता है। मेरे जानकारी के अनुसार ये मशीन पार्ट्स ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरी है और अगर मैं कुछ भूल गया तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी ज़रूर दें ताकि आने वाले वीडियो में मैं इसे शामिल कर लूं और अपनी गलती को भी सुधार सकूं। इन पार्ट्स की जानकारी लेने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में किन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे समझने के लिए हमें इसका ब्लॉक डायग्राम देखना होगा। ये है इस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। इसमें नंबर 1 पे सोलर पैनल आता है, नंबर 2 पे सोलर चार्जर आता है, नंबर 3 पे सोलर बैटरी आता है, नंबर 4 पे सोलर इन्वर्टर आता है और नंबर 5 पे हमारे घर का लोड आता है। चलिए अब एक एक कर सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सोलर पैनल के बारे में जानेंगे क्योंकि ये पहले नंबर पे आता है। सोलर पैनल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। ये सिलिकॉन से बना हुआ सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सूरज की रोशनी को या प्रकाश को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील या बदलता है, जिससे हम फ्री में बिजली बना सकते हैं और अपनी सारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। ये मुख्यतः दो तरह की होती है, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की बिजली बनाने की पावर या ताकत ज़्यादा होती है और वहीं पॉली की कम होती है। और जहाँ तक पैसे की बात आती है, मोनो महंगा होता है पॉली की तुलना में, लेकिन इन दोनों के पावर जनरेशन में अंतर बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम छोटे स्तर पर इसका प्रयोग कर रहे हों, जैसे 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक, में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है अगर दोनों सोलर पैनल के पावर आउटपुट को तुलना किया जाए तब। और अगर वहीं इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाए, यानी पावर प्लांट लगाना हो या फिर 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना हो, वहाँ पे इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जहाँ मोनो हमें ज़्यादा पावर जनरेट करके देगा पॉली की तुलना में, इसलिए मोनो ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पावर प्लांट में और वहीं पॉली का उपयोग घरों में ज़्यादातर किया जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप भविष्य में अपने बिजली की खपत को बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक आपको मोनो खरीदना चाहिए ताकि भविष्य में आपको फिर से खर्च ना करना पड़े, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का रेट समय के साथ बढ़ता जाता है। और अगर आप अपनी खपत 500 किलोवाट तक सीमित रखना चाहते हैं तो आपको पॉली की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और ये भी उतना ही पावर बनाएंगे जितना मोनोक्रिस्टलाइन बनाएगा। और हाँ, एक बात और, मोनो हो या पॉली, दोनों का पावर यानी शक्ति वॉट में मेजर किया जाता है, यानी कि ये 100 वाट, 150 वाट, 230 वाट के सेपरेट पैनल में आते हैं। तो आपको जितना पावर की ज़रूरत हो उतना पैनल खरीदना होता है और इसे रिक्वायरमेंट के अनुसार सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाता है। ये कैसे किया जाता है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोलर चार्जर। दोस्तों, सोलर चार्जर में दो प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। PWM सोलर चार्जर, जिसका पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी 70% तक होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है
लेकिन ये अभी भी बाजार में आसानी से मिल जाती है और ये सस्ती भी होती है। एमपीपीटी सोलर चार्जर मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी अभी भी नई है, जिसका एफिशिएंसी 95% से लेकर 99% तक होता है और ये बाजार में आसानी से भी मिल जाती है। बशर्त है इसे आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चार्जर दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं। और आपको मैं पहले से ही सावधान कर देना चाहता हूँ कि बाजार में पीडब्ल्यूएम वाले पे एमपीपीटी का स्टिकर लगाकर बेचने की घटनाएं सामने आई है। इसलिए खरीदने से पहले अच्छी तरह से जांच कर ले और बाद में मुझे दोष नहीं दीजिएगा कि मैंने आपको आगाह नहीं किया। और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने तो इसे पहले देखा ही नहीं होगा। तो घबराइए मत, क्योंकि इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप असली और नकली में फ़र्क समझ पाएँ। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी लगे हाथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट भी कर डालिए और दूसरे को भी ज्ञान बांट दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी अपने पैसे और समय को बचा सके और बेवकूफ़ बनने से बच जाए। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एमपीपी चार्जर पीडब्ल्यूएम की तुलना में बेटर दिखाई दे रहा होगा, और हो भी क्यों ना, ये है ही अच्छी चार्जर। तब आप पूछेंगे 70% और 95% ये क्या होता है? तो इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण से इसको समझना होगा। मान लेते हैं दो आदमी हैं जिनका नाम, पहले का नाम केजरी है और दूसरे का नाम योगी है। दोनों गए बाजार। केजरी ने खरीदा एमपीपीटी वाला सोलर चार्जर और वहीं योगी जी ने खरीदा पीडब्ल्यूएम चार्जर, और दोनों ने सेम पावर के चार्जर खरीदे। और जब दोनों ने इसे लगाया या प्रयोग किया, तब केजरी का बैटरी, जो कि 150 AH की है, सोलर जो है वो 1 किलोवाट की है, जिसे चार्ज करने में बैटरी को 4 घंटा लगा। वहीं योगी जी का 6 घंटा लगा। चलिए इसे इस तरीके से समझते हैं। सोलर पैनल का पावर 1000 वाट है, बैटरी 150 AH की है, और पीडब्ल्यूएम चार्जर की एफिशिएंसी जो है वो 70% है। तो फिर 1000 इंटू 70 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 700 वाट। यानी कि जब सोलर पैनल 1000 वाट आउटपुट देगा तो हमें पीडब्ल्यूएम के द्वारा 700 वाट ही आउटपुट मिलेगा, जिससे ये बैटरी को चार्ज करेगा। और वहीं दूसरी तरफ एमपीपीटी का एफिशिएंसी 95% है। तब 1000 इंटू 95 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 950 वाट, यानी कि 950 वाट। यानी कि 950 वाट पावर आउटपुट देगा एमपीपीटी वाला चार्जर, जिससे कि ये बैटरी को जल्दी चार्ज करेगा। इस उदाहरण से हमें ये समझ आता है कि केजरी ने अपना इंजीनियर दिमाग लगाते हुए समझदारी दिखाई और पैसे समय की बचत कर ली। वहीं योगी जी ने सिर्फ पैसे को देखा और खरीदने से पहले उन्होंने जानकारी नहीं जुटाई, जिससे उनको नुकसान सहना पड़ा। अगर इन्होंने इस वीडियो को पहले देख लिया होता तो उन्हें ये गलती ना करनी पड़ती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है। मान लीजिए हमारे पास 12 वोल्ट 40 एम्पियर की सोलर चार्जर है, चाहे वो पीडब्ल्यूएम या एमपीपीटी की क्यों ना हो, दोनों बैटरी को एक ही समय में चार्ज करेंगे। ऐसा क्यों होगा, ये समझते हैं। मान लेते हैं सोलर पैनल, जिसे आने वाली बिजली अभी हमें 1000 वाट मिल रही है, और हमारा चार्जर 12 वोल्ट 40 एम्पियर का है, यानी 12 इंटू 12 इंटू 40 इक्वल टू 480 वाट का अभी आउटपुट हमें देगा ये चार्जर। तब यहाँ पर ये चार्जर 1000 वाट में से मात्र 480 वाट ही काम करने लायक बिजली निकाल पाएगा। इसमें से भी पीडब्ल्यूएम चार्जर, जिसकी क्षमता यानी एफिशिएंसी 70% है, वो 480 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 336 वाट आउटपुट देगा। चलिए अब हम इसका करंट निकालते हैं। करंट आउटपुट ये कितना देगा, इसे निकालने के लिए हमें
336 को डिवाइड करने पड़ेगा 12 से, तो हमें करंट आउटपुट 28 एम्पियर मिल रहा है। यानी कि ये 28 एम्पियर के करंट से बैटरी को चार्ज करेगा। दूसरी तरफ एमपीपीटी चार्जर का देख लेते हैं। 480 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 456 चार्ज, यानी कि 465 वाट जो है एमपीपीटी चार्जर आउटपुट देगा। इसका भी हम लोग करंट निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हमें 465 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, जिससे 38 एम्पियर आउटपुट निकलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है 10 एम्पियर का डिफरेंस आ रहा है, जिससे कि हमें बैटरी के चार्जिंग टाइमिंग में भी अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर 1000 आउटपुट, सोलर पैनल 1000 आउटपुट मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है, तब ये करंट हमारा आउटपुट आ रहा है। अगर मान लेते हैं एफिशिएंसी, सोलर पैनल का एफिशिएंसी 480 वाट से नीचे हो जाता है, उस केस में पीडब्ल्यूएम चार्जर काफ़ी भी कम आउटपुट देगा एमपीपीटी चार्जर की तुलना में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी। दोस्तों बैटरी खरीदने से पहले हम लोगों को ये ध्यान में रखना होता है कि हमें कितनी देर या समय का बैटरी बैकअप चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हमें 6 घंटा का बैटरी बैकअप चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपने घर का कूल लोड निकालना पड़ेगा, जिसको हमें बैटरी से चलाना है। अगर इसे निकालने में आपको परेशानी होती है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया है कि घर का लोड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घर का कुल लोड 500 वाट है, यानी कि 1 घंटा में 500 वाट का खपत होता है, तब 6 घंटे में कितने वाट का खपत होगा। इसे निकालने के लिए हमें 500 गुना 6 करना पड़ेगा। ऐसा करने से हमें 3000 वाट आउटपुट आ रहा है, यानी कि हमें 3000 वाट की बैटरी चाहिए। और दोस्तों बैटरी तो वाट में नहीं आता है, इसलिए हमें इसे एएच में बदलना होगा, यानी एम्पियर आवर में बदलना होगा। इसे बदलने के लिए हमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि P=VI, यानी कि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। यहाँ से हमें करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए पावर को डिवाइड करना पड़ेगा वोल्टेज से, जो कि बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है और हमें पावर पता है पहले से, इसलिए हमें 3000 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, जिससे आउटपुट हमारा आएगा 250, यानी कि 250 एच 250 एम्पियर आवर हमारा आउटपुट निकला। यानी कि 250 एच की बैटरी हमें खरीदनी होगी, ताकि 6 घंटा का बैकअप मिल सके, वो भी 500 वाट के लोड पे। तो दोस्तों इस तरह हमने जाना कि कितने एच की बैटरी खरीदने से हमें कितने घंटों की बैकअप मिलेगी। मगर दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। बैटरी जनरली 2 टाइप की होती है, जिसे हम घर में प्रयोग करते हैं। पहला लीड एसिड बैटरी होता है, दूसरा लिथियम आयन बैटरी होता है। लीड एसिड बैटरी भी कई तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 तरह की बैटरी की बात करेंगे। पहला फ्लैट बैटरी, दूसरा ट्यूबलर बैटरी। इन दोनों बैटरी की एफिशिएंसी 80% तक होती है, और वहीं लिथियम बैटरी की एफिशिएंसी 95% तक होती है। वैसे तो दोस्तों लीड एसिड बैटरी में ट्यूबलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है फ्लैट बैटरी की तुलना में, इसलिए हमें ट्यूबलर बैटरी खरीदनी चाहिए। लेकिन ट्यूबलर बैटरी फ्लैट बैटरी की तुलना में महंगी होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी बैटरी खरीदना चाहोगे। दूसरी तरफ लेड एसिड बैटरी और लिथियम की बात करें तो लिथियम ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन लिथियम किसी भी लिहाजे से बहुत अच्छी बैटरी मानी जाती है। लिथियम बैटरी को 80% से ज़्यादा तक डिस्चार्ज किया जा सकता है, वहीं लेड एसिड बैटरी को मैक्सिमम 50% तक ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। लिथियम बैटरी को चार्ज करने में लेड एसिड की तुलना में काफ़ी कम समय लगता है। वहीं लेड एसिड बैटरी जो कि 80% तक चार्ज तो होती है काफ़ी तेज़ी से, लेकिन 20% चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लेड एसिड बैटरी जो है वो काफ़ी समय लेता है चार्जिंग में। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि लेड एसिड बैटरी जो 50% तक ही डिस्चार्ज हो सकती है, हमें इस बैटरी से 6 घंटा का बैकअप लेना था, लेकिन अब ये 6 घंटा का बैकअप नहीं देगी। ये आपको 3 घंटे का बैकअप देगी, क्योंकि इसका डिस्चार्ज रेट जो है वो 50% ही। और लिथियम बैटरी की बात करें तो ये 4.8 घंटे का बैकअप देगा।
यानी 250 AH से काम नहीं चलेगा। हमें लेड बैटरी के लिए दोगुनी AH की बैटरी खरीदनी होगी। वहीं लिथियम के लिए मात्र 50 AH बैटरी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वर्टर। दोस्तों, इन्वर्टर बोलने का मतलब है इन्वर्ट करना किसी भी सिग्नल को, लेकिन यहाँ पर हम लोग DC यानी डायरेक्ट करंट को इन्वर्ट करेंगे। यानी कि DC डायरेक्ट करंट को हम लोग AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में बदलेंगे। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक सोलर इन्वर्टर की बात होती है, इन इन्वर्टर में दो चीज़ें होती है। पहला काम DC टू AC बनाना और दूसरा काम बैटरी को चार्ज करना, वो भी सोलर से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर चार्जर का प्रयोग होता है। यहाँ तो सोलर इन्वर्टर चार्ज करेगा, तो सोलर चार्जर क्या करेगा? तो दोस्तों, यहाँ दो बातें सामने आती है, सोलर इन्वर्टर और सोलर चार्जर। यहाँ पर दोस्तों, सोलर इन्वर्टर खरीदने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर नहीं होता है, या फिर आपको जितने वाट का इन्वर्टर का ज़रूरत है उतने वाट का इन्वर्टर आपके पास नहीं है। ये इन्वर्टर 2 in 1 होता है, यानी कि इसमें चार्जर भी होता है और इन्वर्टर तो ये पहले से होता है। लेकिन दोस्तों, इसे खरीदने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि इसमें MPPT चार्जर है या नहीं। अगर MPPT चार्जर नहीं होगा तो आपका आउटपुट कम आएगा, यानी कि बैटरी को बहुत ही स्लोली चार्ज करेगा ये इन्वर्टर। तो आप पूछेंगे कि जिनके पास इन्वर्टर पहले से है वो क्या करे? तो दोस्तों, उन्हें सिर्फ सोलर चार्जर खरीदने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्वर्टर तो आपके पास पहले से है। लेकिन इसे कैसे इसका प्रयोग किया जाए, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इन्वर्टर खरीदना हमें चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि इन्वर्टर कहकर मांगने से आपको आपके काम के लायक इन्वर्टर मिल जाएगा, तो ये सही नहीं है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सोलर इन्वर्टर कितनी तरह के होते हैं। तो दोस्तों, सोलर इन्वर्टर मुख्यतः दो तरह के होती हैं। पहला ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर और ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। यहाँ पर हम लोग ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर भी दो तरह के होते हैं। पहला स्ट्रिंग इन्वर्टर, दूसरा माइक्रो इन्वर्टर। स्ट्रिंग इन्वर्टर भी दो तरह के होते हैं, नॉर्मल सोलर इन्वर्टर और हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। नॉर्मल सोलर इन्वर्टर, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है। ये जो है, इसमें चार्जर भी होती है और इन्वर्टर भी दोनों साथ में होता है नॉर्मल इन्वर्टर में। और वहीं हाइब्रिड इन्वर्टर में नेट मीटरिंग की भी सुविधा होती है, यानी इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला आपका बैटरी चार्जर होता है, दूसरा आपका इन्वर्टर होता है, तीसरा आपका नेट मीटरिंग की भी सुविधा इसमें दी जाती है। नेट मीटरिंग का मतलब आप जो बिजली बना रहे हैं उसे सरकार को दे सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से हम समझेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हाइब्रिड इन्वर्टर काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हो सके तो आप इसे खरीदे की कोशिश करें, और ये भी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है। तो इस तरह हमने ऑन ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में जाना कि ये काम कैसे करता है और कौन कौन सी चीज़ें कैसे प्रयोग की जाती है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, इसलिए ऑन ग्रिड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।